गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुपर फास्ट रिवीजन में हम आज चैप्टर नंबर 10 यानी कि वेक्टर्स का रिवीजन करने जा रहे हैं। ये चैप्टर आएगा अपने एग्जाम में 5 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, 2 भी आ सकते हैं, देखो थोड़ा बहुत तो चेंज हो सकता है, और एक 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। 4 नंबर का तो आएगा ही आएगा, तो ये 5 का भी हो सकता है चैप्टर या 6 का। इसके बाद आएगा 11वां चैप्टर 3D, वो अपना आना है 7 नंबर का या 6 का, मतलब 10वां और 11वां चैप्टर मिला के हमें देगा 12 मार्क्स, 12 नंबर। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जल्दी से पहले इसकी सारी इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर वो क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। वेक्टर क्या है? वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। एक सिंपल लाइन होती है और एक डायरेक्टेड। डायरेक्टेड का मतलब भाई मैं ए से बी की तरफ जा रही हूं, तो ये जो है ये वेक्टर ए बी कहलाएगा। इसकी लेंथ अगर छोटा ए है तो मैं इसको भाई ऐसे भी लिख सकती हूँ, या इसकी लंबाई मान लो 5 है तो मैं ए बी इज इक्वल टू 5 नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 3 चीज़ें होती हैं वेक्टर में, एक तो उसकी लेंथ होती है, एक डायरेक्शन होती है और एक सपोर्ट होता है। अगर ए से बी की बजाय हम इधर आ रहे हैं तो ये वेक्टर बी ए कहलाएगा। जिसमें डायरेक्शन नहीं होती वो हमारा स्केलर कहलाता है। इस पहली एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन रिसेंट 5 सालों में पिछलों में तो आया नहीं है। बाकी मैं जल्दी से बता दूं कि टाइम है, टेम्परेचर है, और स्केलर में क्या आ जाता है, डिस्टेंस है। ये तो सारे स्केलर हैं भाई। यहाँ से और यहाँ तक की लेंगे डिस्टेंस तो भी 12 किलोमीटर मान लो, वहाँ से यहाँ तक की लेंगे तो भी 12 है, तो वो स्केलर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, एक चीज़ को यहाँ से उठा के यहाँ पहुँचा रहे हैं तो इस दिशा में पहुँचा रहे हैं, अगर उधर से इधर ला रहे हैं तो डायरेक्शन बदल जाती है। तो डायरेक्शन बदलने पर जो ए बी है और बी ए है वो बराबर नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो भाई डायरेक्शन बदलते ही वेक्टर बदल जाएगा, बेशक उसकी डिस्टेंस इतनी ही क्यों ना हो। तो पहली एक्सरसाइज में तो नाम मात्र के सवाल हैं भाई। एक तो ये बताना है कि आपको कुछ क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, वो वेक्टर हैं या स्केलर हैं, तो उनको आप अपना याद कर लेना या अपने एनसीईआरटी में से देख लेना। 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के ऑलरेडी डाल रखे हैं, उनमें 2-4 आ रहे होंगे तो वहाँ से देख लेना। उसके अलावा अब कुछ वेक्टर्स की डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं हमारे भाई, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहला है जीरो वेक्टर। ठीक है, फटाफट लेंगे रिवीजन, बस हमने तो ना क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। अब जीरो वेक्टर वहीं शुरू हो और वहीं ख़त्म हो, अब बिंदी नहीं है ये। मान लो मैं यहाँ हूँ और ये घूम के वापस इधर आ जाऊँ तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना, जहाँ से चली वहीं आ गई, तो वो भी जीरो वेक्टर होता है। एक बार वेक्टर समझ आ गया ना भाई, यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन में जो भी हमारी डिस्प्लेसमेंट हुई, जो भी एक्शन हुआ, जो भी काम हुआ, इसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम इस तरीके से या इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लंबाई है, उसे हम इसका मॉडुलस लिखते हैं। मान लो ये ए के बराबर है तो इसको ऐसे लिखेंगे। जिस कंडीशन में ये डिस्टेंस 0 बन जाए तो वो जीरो वेक्टर होता है। अगर वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो वो यूनिट वेक्टर होता है। और यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने वेक्टर के अंदर। यूनिट वेक्टर को इस तरह से ना लिखकर कैप से लिखते हैं। मान लो इस वेक्टर का नाम वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसे ऐसे एरो से नहीं कैप से लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात में क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो मैं यहीं बता रही हूँ, कोई वेक्टर यूनिट नहीं है। मान लो वेक्टर ए बी है, उसका मैग्नीट्यूड 5 है और इसको यूनिट वेक्टर में बदलना है, तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से जैसे ही आप भाग करोगे तो वो यूनिट वेक्टर में बदल जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो आपको वेक्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए याद रहनी चाहिए।
एक तो ये, और एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है। समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फला फला वेक्टर, तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग कर दो, बन गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वो है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। हो गया यहाँ तक। आगे चलो, अभी मैं ये वेक्टर की बात कर रही थी, जो जो बात जहाँ जहाँ मुझे याद आएगी वहीं बताती जाऊंगी। ए से शुरू होके बी पे जा रहे हो तो ए तो इनिशियल पॉइंट है और बी हमारा भैया टर्मिनल पॉइंट है। तो अगर 2-4 वेक्टर ऐसे हैं जो एक ही पॉइंट में से निकल रहे हैं, है ना, सूरज यहाँ है और सूरज की रोशनी की किरणें देखो कहाँ तक जा रही हैं अलग अलग दिशाओं में, तो ये सारे एक ही जगह से तो निकल रहे हैं ना, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल यानी एक जगह से शुरू हो रहे हैं। अब एक आ गया कोलिनियर वेक्टर, इसको भी समझना है भाई तुमने। कोलिनियर क्या है? या तो 2 वेक्टर एक ही लाइन में हो, ये लाइन है, इसमें वेक्टर ए बी है, यहाँ से यहाँ तक वेक्टर सी डी है, या 2 वेक्टर पैरेलल लाइन में हो तो कोलिनियर है। डायरेक्शन बेशक अलग अलग हो चाहे डायरेक्शन एक ही हो गया। अब है इक्वल वेक्टर। ये सारी बात समझ आ रही है ना? ये हमें मतलब बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के लिए, एग्जाम के लिए इतनी ज़्यादा भाई वो नहीं है इम्पोर्टेंट कि हम इसी पे सारा टाइम लगा दें। क्या बोली थी अभी मैं? इक्वल वेक्टर्स हैं। इक्वल का ध्यान करना है। 2 वेक्टर जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो भाई, डायरेक्शन या तो सेम हो या पैरेलल हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। देखो 2 बातें हैं, ए से बी पे गए 5 किलोमीटर है, सी से डी गए ये भी 5 किलोमीटर है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो वेक्टर ए बी वेक्टर सी डी के बराबर कहा जाएगा। और क्या कह रही थी मैं? पैरेलल एक ही उसमें भी हो सकती है ये बात। देखो ए बी पैरेलल है, कोलिनियर है और डायरेक्शन भी सेम है। ये एक वेक्टर ए बी है, ये सी डी है, सेम डायरेक्शन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, चाहे वो एक लाइन में है चाहे वो अलग अलग लाइन में है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ये भाई पहली एक्सरसाइज मेरे हिसाब से जो मेन बात है मैंने सारी बता दी हैं आपको। कोलिनियर, कोइनिशियल, यूनिट, इक्वल, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ये वेक्टर ए बी है 5 किलोमीटर, इधर जाओ इतना ही, इधर आ जाओ ए से ए सी, तो ये इसका नेगेटिव हो जाएगा। या ए से बी जा रहे हो, बी से ए आ जाओ, बी से ए की तरफ आ जाओ। अभी मैंने यहाँ लिखा था ए बी और बी ए बराबर नहीं है, बी ए बी का नेगेटिव है भाई। ए से बी की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव है, बी से ए की तरफ जाओगे तो नेगेटिव है। क्लियर हो गया? और इस एक्सरसाइज में बस इतना ही है। सारे क्वेश्चन केवल 1 मार्क के हैं जो अपनी बुक में से आप देख के आंसर याद कर सकते हो। 1 नंबर का एक ही आना है और जहाँ तक वो मुझे लगता है डॉट प्रोडक्ट या एंगल में से आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब है अपना, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, उसके बाद एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और इन पे चलेंगे। कंपोनेंट से ही सारा चैप्टर अपना बना हुआ है। कंपोनेंट क्या है कि बहुत सिंपल सी बात है। अब रूम में तो मैं कैसे, मान लो मुझे यहाँ आना है ना, तो इस दीवार के साथ इतना गए, फिर इसके साथ इतना गए, उल्टा बता रही हूँ मैं, इसके साथ ऐसे गए और ऐसे आ गए। समझ रहे हो ना बात को? भाई मैं मान लो इतना चली, फिर इतना चली और फिर इतना यहाँ पर आई या इतना यहाँ पर गई, तो ये एक पॉइंट हमारा बन जाता है। तो 3 डायरेक्शन में, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो जाता है वाई एक्सिस और ये हो जाता है जेड एक्सिस। और यहाँ कोई पॉइंट पी है, तो यहाँ तक आप कैसे पहुँच रहे हो? मेरी बात को समझो कि तुम ओरिजिन पे खड़े हो, एक्स की तरफ गए, फिर तुम वाई की, देखो 2D को 3D पे दिखाना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ आए और फिर तुम यहाँ गए, तो ये एक पॉइंट ए बी सी तुम्हारा तैयार हो रहा है। तो एक पॉइंट तुम्हारा ए बी सी तैयार हो रहा है। ठीक है, और एक्चुअल में तुम क्या कर सकते थे? तुम यहाँ से सीधा ऐसे भी जा सकते थे, बहुत सिंपल सी बात है भाई। आप अपने रूम में प्रैक्टिस भी करके देख सकते हो, आप सीधा यहाँ भी जा सकते थे। तो ये इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। अब
अभी मैंने आपको यूनिट वेक्टर बताया है, ये दूरी a है, ये डिस्टेंस a है, तो 3 यूनिट वेक्टर 3 डायरेक्शन में डिफाइन कर दिए गए हैं। एक i x के साथ, y के साथ, j z के साथ k। और कोई भी वेक्टर, देखो अभी कोई भी वेक्टर जब आप लोगे तो वो 2 चीज़ों से मिलके बनता है, मैग्नीट्यूड गुणा डायरेक्शन। अब ओरिजिन से और a तक आए तो ये दूरी मैंने a बताई है, ये दूरी मैंने a बताई है, लेकिन इसके साथ वेक्टर क्या है i, तो ये जो OA है ना, ये OA हमारा बन जाएगा AI। इधर आएंगे यहाँ B तक, तो ये दूरी मैंने B ली है, तो ये जो वेक्टर है हमारा सॉरी क्या बन जाएगा BJ, वो भी हमारा बन जाएगा BJ। और जब यहाँ से Z की तरफ जाएंगे तो वो हमारा वेक्टर बन जाएगा CK। और कहाँ पहुँच गए हम, P पर, यानी P तक जाने में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, O से P तक जाने में OA जमा OB। देखो एक बात और बताना भूल गई मैं, हम जो वेक्टर अब पढ़ने जा रहे हैं ना वो फ्री वेक्टर है। फ्री माने जहाँ मन करा वहीं फिट कर दो, यहाँ से यहाँ आए हैं, लेकिन ये वेक्टर और ये वेक्टर में कोई फर्क नहीं है, सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो ये और ये बराबर है, ठीक है ना। तो OA मान लो यहाँ इसका नाम यहाँ B रख दो, क्या बिगड़ रहा है AB, और यहाँ तक ले जाओ तो BP। तो O से शुरू करा, A पे गए, A से B पे गए, और भैया B से P पे गए, तो ये बन गया AI जमा BJ जमा CK। और ये वेक्टर बन गया OP। OP को अगर मैं R वेक्टर नाम दे दूं तो R वेक्टर बन गया AI जमा BJ जमा CK। ये बात आपने समझनी है कि अगर 3 डायमेंशन में कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं तो उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन का मतलब O से फिक्स कर दिया OP, वो पोजीशन वेक्टर बनेगा AI जमा BJ जमा CK। और A इसका x कंपोनेंट कहलाएगा, कंपोनेंट, B इसका y कंपोनेंट कहलाएगा, और C इसका z कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक बात। तो अब हम जितनी भी वेक्टर की स्टडी करेंगे ना, 99% किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में ही पढ़ना है तुमने, यानी कि I के साथ, J के साथ और K के साथ पढ़ना है। ठीक है, चलूँ आगे। तो अभी फटाफट ये कहानी आगे होगी समझ में। हाँ, एक चीज़ और रहेगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या है अब, यानी O से P तक जाना, मैग्नीट्यूड भी तो लेना है ना। तो बहुत ही आसान है, हाँ बोलो, A स्क्वेयर जमा B स्क्वेयर जमा C स्क्वेयर का अंडर रूट। अगर कंपोनेंट फॉर्म में कोई वेक्टर दे रखा है तो उन कंपोनेंट्स के स्क्वेयर के सम का अंडर रूट कर दो, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब फटाफट सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आ जाएंगे। चलो देखो जल्दी से, A1i प्लस A2j प्लस A3k, ये तो एक वेक्टर है, और B1i प्लस B2j प्लस B3k ये दूसरा वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो i वाला कंपोनेंट i वाले में ऐड हो जाएगा, j वाला कंपोनेंट j वाले में, और k वाला कंपोनेंट k वाले में ऐड हो जाएगा। अगर माइनस है तो यहाँ पर तीनों में माइनस आ जाएगा। वेक्टर की एडिशन होगी, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो गया। वेक्टर का डिवीजन हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन के 2 अलग अलग एक्सरसाइज है जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। एडिशन और उसके अलावा एक आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या है कि किसी वेक्टर को किसी कांस्टेंट, किसी स्केलर k से गुणा करना है तो सारे के सारे कंपोनेंट, बिल्कुल ना बीजगणित है, सिंपल अलजेब्रा है, सिंपल अलजेब्रा। बस 2-3 बातों का ध्यान रखना है पेपर में साहिल, कि वेक्टर पे ना बार यूनिट वेक्टर है तो उस पर कैप लगाना, बाकी सारा बीजगणित है, जोड़ने में, घटाने में और सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने में। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? आगे बढ़ूँ, अभी एक चीज़ और आ जाती है, ट्रायंगल लॉ
ऑफ वेक्टर एडिशन। एक ही मिनट लगाऊंगी बताने में। ये देखो यहाँ खड़ी हूँ मैं ए पे, मैं गई यहाँ बी तक, बी से गई मैं सी तक और सी से वापस आ गई, जहाँ थी वहीं पहुँच गई। टोटल डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। बस डिस्प्लेसमेंट का मतलब सरका के कहाँ पहुँचाया, वहीं पहुँचा दिया जहाँ से उठाया था। तो अब तुम बात को समझो, वेक्टर ए बी जमा वेक्टर बी सी जमा वेक्टर सी ए तो 0 वेक्टर बन गया, क्योंकि जहाँ शुरू करा वहीं ख़त्म है। दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस सी ए को राइट साइड में ले जाओ तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू माइनस सी ए। बहुत ही मज़ेदार सा रिजल्ट है, याद करने में कोई परेशानी नहीं होनी। माइनस सी ए को उल्टा कर दो प्लस का ए सी। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ भी नहीं है। देख भाई ध्यान से, ए बी पे ख़त्म हुआ, बी पे शुरू हो गया सी, बी बीच में से गायब हो गया, क्या बच गया ए सी। उल्टा कर लो, ए सी जमा सी बी तो सी गायब हो के क्या बन जाएगा ए बी। ऐसे कर लो, बी ए जमा ए सी तो क्या बन जाएगा, मतलब बीच वाला तो देखना ही नहीं है, बी पे शुरू हुआ सी पे ख़त्म हुआ तो बी सी आ गया। दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसी के कॉन्सिक्वेंस में एक और रिजल्ट आता है उसका पैरेललोग्राम लॉ। अगर एक ये पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है, उसका एक भुजा वेक्टर ए है, दूसरी वेक्टर बी है। हाँ, यहाँ इसको ऐसे बोल देते हैं कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। एक ट्रायंगल की 2 भुजाओं का सम वेक्टर में वैसे नहीं होता, तीसरी के इक्वल होगा अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट का मतलब ये ऐसे गया, ये ऐसे, तो ऐसे नहीं, ऐसे चले जाएंगे। और पैरेललोग्राम लॉ पे आ जाओ, बिल्कुल इसी की तरह। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो ये वाला डायगोनल तो वेक्टर ए जमा बी को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला डायगोनल वेक्टर ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। बेसिक क्लियर हो तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। और अपने हरियाणा बोर्ड में इतने ज़्यादा घुमावदार क्वेश्चन आते नहीं हैं। डिफ़िकल्टी लेवल 10% से ज़्यादा का नहीं पाएगा। 80 का 10% कर लो तो 8 नंबर का पेपर ज़्यादा मुश्किल आ सकता है और तुम्हारा लक है। ठीक है भाई, तो ये सेकंड एक्सरसाइज में से और 1-2 चीज़ें हैं, पहले उनको जल्दी से देख लेते हैं। एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, कंपोनेंट हो गया, मॉडुलस हो गया। एक है 2 वेक्टर को ज्वाइन, 2 पॉइंट से ज्वाइन करने वाला वेक्टर। ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a1, ये तो x1 y1 ले रहा है, मैं a1 b1 c1 ले लेती हूँ। ये पॉइंट b है जिसके कोऑर्डिनेट्स a2 b2 c2 है। इनको ज्वाइन करके एक वेक्टर बन रहा है ab। सॉरी, तो a का पोजीशन वेक्टर ले लो पहले। a का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा a1i b1j c1 के। b का पोजीशन वेक्टर होना है a2i b2j c2 के। अब हमने बनाना है वेक्टर ए बी, बिल्कुल जैसे स्लोप निकालते थे ना 11वीं क्लास में, उस वाले में से इसको डिस्टेंस फॉर्मूला करते थे, अगले में से पिछला घटाना है। तो वेक्टर बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटा देना है। उल्टा ले लो, a2 माइनस a1i b2 माइनस b1j c2 माइनस c1 के। ये बन जाएगा वेक्टर ए बी थ्रू 2 पॉइंट्स। इसका मॉडुलस लेना हो तो a2 माइनस a1 स्क्वायर जमा b2 माइनस b1 स्क्वायर जमा c2 माइनस c1 स्क्वायर का अंडर रूट। और अब आ जाता है एक लास्ट में हमारा सेक्शन फॉर्मूला, जो हम 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, अब 12th में पढ़ रहे हैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, बीच में उल्टा बोल रही हूँ मैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। तो सी के पोजीशन वेक्टर आपने बताना है, बिल्कुल आसान। x क्या होगा, ma2 प्लस na1, ठीक है भाई, और बाय m प्लस n। ऐसे ही y आ जाएगा, ऐसे ही z आ जाएगा, और xi प्लस yj प्लस z के। अगर ये सेक्शन इंटरनल है तो, अगर ये सेक्शन एक्सटर्नल है
तो यहाँ पर ऊपर नीचे माइनस का साइन आ जाएगा। ये थी सेकंड एक्सरसाइज की आपकी इंट्रोडक्शन। जल्दी से थर्ड फोर्थ की डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस की इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। 10.3 में और 4 में हमारे दो टॉपिक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट दो तरह की होती है, एक होती है डॉट या स्केलर प्रोडक्ट, एक होती है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों को फटाफट लेंगे, कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन अब मैं नहीं दूंगी। अगर कोई वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के बीच में थीटा एंगल है, ठीक है, कोई ना कोई एंगल तो पाएगा, क्लियर है, ये इनके बीच में थीटा एंगल है। तो जो इनकी डॉट प्रोडक्ट है, डॉट क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट करते टाइम डॉट का निशान लगाते हैं। स्केलर क्यों बोलते हैं? कि इसका जो उत्तर आएगा वो एक स्केलर, एक नंबर आएगा, वेक्टर नहीं आएगा। तो इसको याद कर लो, मोड ए मोड बी कॉस थीटा, पहला रिजल्ट। कॉस थीटा को यहीं रखो, इन दोनों को उठा के नीचे ले आओ, तो इस रिजल्ट की सहायता से हम दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तीसरा रिजल्ट, एक वेक्टर की खुद से एंगल हमेशा 0 है, तो जब तुम ए डॉट ए करोगे तो वो आएगा मोड ए कोस 0। कोस 0 कितना होता है भैया? 1 होता है। तो यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आ जाता है कि मोड ए का स्क्वायर बराबर है ए डॉट ए, ठीक है। अब एक और चीज़ का ध्यान रखना, ये कम्यूटेटिव भी होती है। ए डॉट बी और बी डॉट ए हमेशा आपस में बराबर होंगे। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90, ठीक है, 90 होगा। तो इन दैट सिचुएशन ये बनेगी मोड ए मोड बी cos 90, और cos 90 0 होता है। तो डॉट प्रोडक्ट, देखो बात को दो तरीके से समझना, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी ही आएगी, लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये परपेंडिकुलर हो सकते हैं। इसका एक मतलब ये हो सकता है कि भैया वेक्टर ए 0 हो, या एक मतलब ये हो सकता है वेक्टर बी 0 हो, या एक मतलब ये हो सकता है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो। तीनों में से कोई भी कहानी यहाँ हो सकती है, ठीक है। और कोई जल्दी से मैं बता देती हूँ, कोई रिजल्ट होगा तो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट। आई और आई तो सेम वेक्टर हो गया है ना भाई। आई डॉट आई का मतलब मोड आई का स्क्वायर, और आई का मॉडुलस 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है। लेकिन अब ध्यान देना, आई डॉट जे, आई जे के परपेंडिकुलर है 0, और मतलब ये जितने भी है ना, आई का जे से, जे का के से, के का आई से, किसी भी एंगल में ले लो, डॉट प्रोडक्ट ने ऑलवेज क्या आना है? 0 ही आना है। और कोई ख़ास चीज़ मुझे अभी ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। और डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं जिसका कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। मैं फटाफट जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि रिजल्ट सारे एक बार रिवाइज कर दें। ए इंटू ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, बिल्कुल सिंपल एल्जेब्रा। डॉट प्रोडक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन बी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन पे मैंने पूरा अलग से लेक्चर बना रखा है, वहाँ से देख लेना। अब मैं मोटा मोटा बता दूं कि एक वेक्टर से दूसरे पर परपेंडिकुलर डाल दे, वो जितने हिस्से को कट करे वो उसका प्रोजेक्शन होता है। अब इसको रटने का तरीका क्या है? ए का बी पे निकालना है, तो ए डॉट बी बाय जिस पे निकालना है मॉड बी। अगर बी का ए पे प्रोजेक्शन निकालना हो तो भी ए डॉट बी तो कर दो, लेकिन नीचे मैग्नीट्यूड किसका आ जाएगा? वेक्टर ए का आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मेन बातें हैं हमारी डॉट प्रोडक्ट की। और जल्दी से क्रॉस प्रोडक्ट की और मेन बात इसी पे मैं आप बता देती हूँ। दूसरी प्रोडक्ट आपकी आ जाती है क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। पहले मैं यहाँ लिख दूँ क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट।
अब आ जाती है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, फिर वही कहानी है, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, उनके बीच में थीटा एंगल है। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बीच में क्रॉस का साइन लगता है। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आंसर ऑलवेज एक वेक्टर आएगा। तो ये बनेगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर एन। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है कि ए और बी को हम ऐसे इस पेचकस से मैं यूं कसती चली जाऊं तो ये जो डायरेक्शन है ये एन वेक्टर की है और इस डायरेक्शन में आपका क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी बराबर नहीं होते, क्योंकि बी क्रॉस ए का मतलब बी से ए की तरफ आ रहे हैं, ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी की तरफ जा रहे, बी क्रॉस ए का मतलब उल्टी तरफ हम घूम रहे हैं। ठीक है, तो उल्टी तरफ जा रहे हैं तो एंगल बदल जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। ए क्रॉस बी इज द नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। अब जो रिजल्ट मुझे याद आ रहा है पहले वो बता देती हूँ। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका एंगल 0 है या 180 है। एंगल 0 है तो साइन 0 0 होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। अगर वेक्टर ए और बी पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो इसके 3 मतलब निकलेंगे, या तो वेक्टर ए 0 है, या वेक्टर बी 0 है, या वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है। अब बात कर लो यूनिट वेक्टर्स की। पहले तो आई का जे से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो के आएगा। ठीक है, क्योंकि भाई ये मेरा बोर्ड है, आई है ये जे है, दोनों पे परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है? जेड एक्सिस के है वो। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, आई जे और के में साइकिल होनी चाहिए। साइकिल का मतलब आई के बाद जे, जे के बाद के बाद आई के बाद जे के बाद के। इन दोनों की प्रोडक्ट कर रहे हो तो ये उत्तर आएगा, इन दोनों की कर रहे हो तो ये आएगा, इन दोनों की कर रहे हो तो ये। ठीक है, आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है और के क्रॉस आई जे होता है। इनका उल्टा कर दो, जे क्रॉस आई तो माइनस के, ये भी माइनस का और ये भी। खुद का खुद से जो क्रॉस प्रोडक्ट है, आई का आई से 0, जे का जे से 0, यहाँ नहीं बताई ये बात मैंने, और के का के से 0। क्यों? ए का ए से 0, क्योंकि एक वेक्टर खुद के साथ 0 एंगल बनाएगा और साइन 0 0 होता है, तो किसी वेक्टर का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज 0 आएगा। अब एक बात और बता दूं पहले, इसका ना दोनों तरफ मॉडुलस कर लो। इसका मॉडुलस जब तुम करोगे तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस, ये तो खुद पॉजिटिव है तो ये तो यूं का यूं रह जाएगा, साइन थीटा भी पॉजिटिव और एन यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाय ए का बी का, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। ठीक है भाई, तो ये है अपना क्रॉस प्रोडक्ट में मेन यही चीज़ें हमारी आ रही हैं। हाँ, 2 चीज़ें और हैं भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बहुत ज़रूरी सवाल है ये। अगर कोई ट्रायंगल आपको दे दिया जिसकी 2 एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट माने साथ साथ वाली, वेक्टर ए और बी से रिप्रेजेंट हो रही है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का आधा होगा। न्यूमेरिकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर किसी पैरेललोग्राम की 2 साइड्स वेक्टर ए और बी से रिप्रेजेंट हो रही हैं तो उस पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का एरिया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये मतलब सिर्फ उलझाने वाली बातें हैं, सब कुछ हमने इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं करना, या तो डॉट प्रोडक्ट करनी है या क्रॉस प्रोडक्ट करनी है या जोड़ना है घटाना है। बट यूँ क्लियर होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहे हैं, वेक्टर दे दिए, क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकालो, उसका आधा कर दो तो ट्रायंगल का आ जाएगा, आधा नहीं करोगे उसका दुगना हो जाएगा तो वो चतुर्भुज का आ जाएगा, पैरेललोग्राम का आ जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने का जो आसान तरीका है वो है, क्या है? डिटर्मिनेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बच्ची है। देखो भाई जरा, ए वेक्टर है a1 i, ये ए बी सी से कंफ्यूज मत हो जाना, आई जे के कंपोनेंट हैं। बी का मतलब है b1 i b2 j
और भैया B3K। यहाँ एक और रिजल्ट याद आ गया डिटर्मिनेंट का, वो भी साथ साथ बता दूंगी। अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है तो वेक्टर इसी कंपोनेंट फॉर्म से निकालनी है, IJK। ए पहले है तो ए के कंपोनेंट लिख दो, A1 A2 A3, B बाद में है तो B के कंपोनेंट लिख दो, B1 B2 B3। इसे सॉल्व करोगे तो A क्रॉस B मिल जाएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आपको तीन वेक्टर दे देते हैं ABC, C हो गया C1I C2J C3K, और ये कहता है कि वेक्टर ABC आर कोलिनियर। उसके लिए तुमने क्या दिखाना है कि इन तीनों के कंपोनेंट से जो डिटर्मिनेंट बन रहा है अगर वो 0 है तो कोलिनियर नहीं कोप्लेनर आएगा। भाई साहब देख लेना एक बार, कोप्लेनर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ मेन रिजल्ट हैं वेक्टर के। एक 10.5 और आ जाती है, पता नहीं नए मैथ्स में होगी, वो ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो वो भी ऐसे ही निकलती है ना, लास्ट पे है अपने इसमें पुराने में अपेंडिक्स में दे रखी है। तो वो भी मैं जल्दी से बता दूं कि अगर ABC तीन वेक्टर है तो वो ऐसे ही निकलती है। उसको हम लिख देते हैं A.B क्रॉस C, तो वो यही डिटर्मिनेंट है, वो और कुछ नहीं है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक वेक्टर ट्रिपल होती है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो BA में आती है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्केलर। स्केलर माने उत्तर एक नंबर आएगा, ट्रिपल माने तीन वेक्टर की प्रोडक्ट करनी है, तो उसको ऐसे भी लिख देते हैं। और उसको देख लो भाई नेहा, ऐसे लिखा जाता है कई बार ऐसे। इसका मतलब कुछ नहीं है, A, B और C के कंपोनेंट लिखो, डिटर्मिनेंट निकालो, जो उत्तर आएगा वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगी। तो ये थी थ्योरी का रिवीजन। अब हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हैं, ठीक है। अब करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हैं, बहुत जल्दी करेंगे। कहाँ से हैं, किस में है मैं नहीं बताऊंगी। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, देख लो पहला ही क्वेश्चन यही है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स। और वेक्टर क्या है, ए है बेटा जी 2i + 2j - 5k, और बी है हमारा j - k। इस टाइप के सवालों का नेचर समझ लो। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, यानी मेरा उत्तर यूनिट होना चाहिए जिसका मॉडुलस 1 हो। डायरेक्शन का मतलब किसके साथ, ए के साथ, बी के साथ नहीं, सम ऑफ ए एंड बी। ए और बी को जोड़ के जो वेक्टर आए उसको उठा के यूनिट वेक्टर बना दो। ये सवाल है 2 नंबर का। मैं सीधा A + B कर रही हूँ, 2i में जोड़ने के लिए कुछ नहीं है साहिल, तो ये बन गया 2i, 2j + j 3j -5k -k -6k। ये आ गया वेक्टर A + B, जिसे मैंने नाम दे दिया वेक्टर C। अब इसको यूनिट बनाना है, लेकिन लिखना क्या है वो देख लो, लिखने के भी नंबर हैं भाई। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर C, यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा वेक्टर C डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यही निकाल दूंगी मैं डायरेक्ट ही, 2i + 3j - 6k। देख ले बेसाइल, वेक्टर लिखा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। 36 और 4 40, 49, 7 आ जाएगा। 7 को अलग अलग कर देना, 2/7i 3/7j -6/7k। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब देखो इसी का एक और सवाल, फाइंड द वेक्टर, यूनिट नहीं बोला इसने, फाइंड द वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A। ये आपको वेक्टर A दे रखा है, इसी की डायरेक्शन में एक और वेक्टर निकालना है, लेकिन उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो 8 होना चाहिए। क्या करें भाई, पहले इसको यूनिट वेक्टर में बदल लो, तो उसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, यूनिट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है।
उसको 8 में बदलने के लिए 1 गुणा 8 कर दो। तो इसको पहले मॉडुलस लिया 5 का स्क्वायर प्लस 2 नंबर का भी आए ना तो थोड़ा ढंग से करके आना है। 25 प्लस 1 प्लस कितना हो गया, ये 30 हो गया ना। इसको ऐसे ही रखो। अब बना दो यूनिट वेक्टर ए बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा 5 बाय, ये वेक्टर ए है ना, 5 बाय रूट 30i माइनस 1 बाय रूट 30j प्लस 2 बाय रूट 30k। ये यूनिट वेक्टर इसी की डायरेक्शन में है, लेकिन हमें एक नया वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है। तो सवाल करते समय क्वेश्चन पेपर सामने रखो, उसमें से स्टेटमेंट को यूं की यूं उतार दो कि वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए विद मैग्नीट्यूड 8, तो वो हो जाएगा 8 इंटू यूनिट वेक्टर ए। इसको 8 से गुणा कर दोगे, 8 पंजे 40 आ जाएगा, 40 बाय 30i, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ पर 16 आ जाएगा। ये तुम अपने आप कर लेना। तो ये बहुत आसान सा सवाल था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की टाइप में ना प्री बोर्ड में भी आया है। करियो भाई, पोज कर दे। चलें, अब देखेंगे कुछ क्वेश्चन, 1-2 कराऊंगी, 1-2 आपके लिए छोड़ दूंगी। ये प्रीवियस ईयर का है, सिर्फ हिंट्स दूंगी। फाइंड ए यूनिट वेक्टर। देखो बार बार मैं फोकस कर रही हूँ इस बात पे कि जब उत्तर यूनिट वेक्टर है तो तुम्हारा यूनिट ही आना चाहिए। इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। और पी ये है और क्यू ये है, तो पहले तो हमने वेक्टर पी क्यू निकालना है और फिर उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो बहुत आसान है। ओ पी वेक्टर बनेगा i प्लस 2j प्लस 3k। ओ क्यू वेक्टर बनेगा 4i प्लस 5j प्लस 6k। तो वेक्टर पी क्यू क्या बन जाएगा, ओ ओ क्यू माइनस ओ पी। तो 3i प्लस 3j प्लस 3k और साथ में इसका ले लो मैग्नीट्यूड। तो 3 का स्क्वायर 9 जमा 9 जमा 9 27 आएगा, 9 3 जा आएगा जो कि 3 रूट 3 बन गया। प्रोसेस सेम है। अब क्या करो, इस पी क्यू तो आ गया, पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यहाँ लिख दो, ये लिख दोगे तो इफेक्टिव रहेगा, इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। हाँ, तो इसको इससे डिवाइड कर देना है। मैं तो फार्मूला वगैरह लिख रही हूँ बस। इसको तीनों को नीचे 3 से कट जाएगा, ये बन जाएगा i प्लस जे प्लस के बाय रूट 3। अलग अलग कर लेना, ये अपने आप कर लेना। देखो, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, यानी इन दोनों को पहले घटाओगे और फिर उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, कुछ भी नहीं है, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब ध्यान दो, छठे पे आ जाओ। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अभी भी बताया है, हुज एडजेसेंट साइड्स आर ए एंड बी। तो ये मैं करवा देती हूँ। 6th आपका कि वेक्टर एक साइड वेक्टर ए है, यहाँ लिख लेना, दूसरी वेक्टर बी है। तो जो एरिया हो जाएगा वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा। ए क्रॉस बी निकाल दो भैया पहले, है ना, i j k 3 1 4, ये मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस हो जाती है। 1 प्लस 4 माइनस j 3 माइनस 4 और भाई प्लस के माइनस 3 माइनस 1, ये हो गया 5i माइनस माइनस प्लस j माइनस 4k। और अब इसका निकाल दो मैग्नीट्यूड, कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 जमा 1 जमा 16, हल कर लेना, 26 16 42 का अंडर रूट आ जाएगा। ये एरिया ऑफ, अगर ये नेगेटिव आता आएगा ही नहीं नेगेटिव तो, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड लगा दिया ना, नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसका लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट नहीं, 7वां क्वेश्चन।
फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर आएगा ये। ठीक है, ये अलग सा, ये सारे प्रीवियस ईयर के ले रही हूँ मैं। अब कौन सा किस सन में आया कुछ नहीं बता रही मैं, बस आप अपना फटाफट करते चलना। इसको देखो, हाँ क्रॉस नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट में एक बात का और ध्यान रखना है ना, आई जे के कर दें, डिटर्मिनेंट से कर दें। हाँ ये भी बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, शाबाश भाई। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच में क्रॉस है, कर छोड़ दूँ फिर तो मैं इसको, बहुत ही आसान हो गया। अब तो ये आई जे के 2 6 27 1 म्यू इज इक्वल टू 0, 0 नहीं है ये 0 वेक्टर है। तो ये अब ध्यान दो, सीधा कर दो, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आई, जे के साथ अगर 2 म्यू माइनस 27 आगे ले आओ तो ये बन जाएगा 27 माइनस 2 म्यू जे, और ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 के, 2 लैम्डा माइनस 6 के, जो कि 0 वेक्टर के बराबर है। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 0 आई 0 जे 0 के। इसको 0 के बराबर करो, लैम्डा की वैल्यू 3 आएगी, ये जे का कंपोनेंट 0 है तो इसको 0, इक्वालिटी ऑफ 2 वेक्टर्स, बीच में कंपोनेंट फॉर्म में नहीं बता पाई थी मैं। 2 वेक्टर अगर इक्वल हैं तो आई वाला आई के, जे वाला जे के और के वाला के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 27/2। इसको यहाँ रख के ना वेरीफाई कर लेना, यहाँ लैम्डा म्यू की जगह दोनों गड़बड़ कर दी मैंने, ये म्यू है, यहाँ आएगा 6 × 27/2 और 27 × 3 2 3 6 81 घटा 81 आ गया ना 0। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। और देखते हैं 2-4, एक ये क्वेश्चन देखते हैं, 2012 में आया, थोड़ा अलग है इसलिए उठाया कि प्री बोर्ड में भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है ना, एग्जाम्पल है कोई आपकी एनसीईआरटी का, ध्यान देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 है, बी का 4 है, सी का 5 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन को पकड़ो, ईच वन इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर 2। हर वेक्टर, मान लो ए को पकड़ ले तो वो बाकी दोनों का सम, बाकी दोनों क्या बच गए, बी और सी के सम के परपेंडिकुलर है, यानी ए जो है वो बी और सी के सम के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ए डॉट बी जमा सी 0 हो गया, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0। बी डॉट सी जमा ए कर लो या ए जमा सी कर लो, ये भी 0 है, और सी डॉट ए जमा बी भी क्या है भैया, 0 है। ठीक है, अब वो चीज़ निकालनी है, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। जब मैंने जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर दे नहीं रखा, कुछ रिजल्ट्स दे रखे हैं, तो एक ये ध्यान रखना, मोड ए का स्क्वायर बराबर है ए डॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ऐसा क्वेश्चन प्री बोर्ड में भी आ रहा है, प्री बोर्ड के सॉल्यूशन में करवा रखा है मैंने, आ रहा है ना। इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कर दो, ए का ए से डॉट करो, ए डॉट ए। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट लूँगी, ए का ना इस पूरे से डॉट कर दूँ क्योंकि मुझे पता है ये 0 है। वैसे तो ये क्या बनेगा, ए डॉट ए, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अपना ए को उठा के सीधा क्या कर रही हूँ, बी प्लस सी हो गया। बी को ए के साथ डॉट करो, नहीं बी को ए के साथ मत करो ना, बी को बी के साथ करो, बी को बी से कर दो और फिर ए प्लस सी से डॉट कर दो। देखो मेरी बात सुन लो, कंफ्यूज नहीं होना जिन बच्चों को समझ में नहीं आए ना। ए को ए से करो, बी से करो, सी से करो, फिर बी को भी तीनों से करो और सी को भी। 9 टर्म आएंगी, उन 9 में से फिर आपको ये इकट्ठी करनी पड़ेंगी, ए को बी के साथ और सी के साथ, इसको इनके साथ और इसको। मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रही हूँ, बी को बी से तो डॉट ले लिया और इन दोनों का एडिशन ले लिया, सी को सी से डॉट ले लिया और सी डॉट ए प्लस बी अलग ले, मतलब इन दोनों के साथ तो पहले कर दी सी की डॉट, सी डॉट ए प्लस बी, और फिर मैंने ले लिया सी डॉट सी। ये अब मैंने निकालना है,
ये 0 है, ऊपर है, हटा दूंगी, ये भी 0 है, ये भी 0 है। ठीक है, ये ऐसे काटना नहीं है, इनकी जगह 0 रख के प्रूव करना, मतलब पुट करके दिखाना है। ये बन गया mod a स्क्वायर mod b स्क्वायर mod c। बहुत ही आसान सवाल है। mod a 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो 9, mod b 4 है 16, और ये 5 है 25, और 25 और 25 कितना आ जाएगा 50। एक और क्वेश्चन है कि अगर a प्लस बी का मॉड a माइनस बी के मॉडुलस के इक्वल है, इसको और ध्यान से देखो। इस टाइप का क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ सकता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, शुरुआत कहाँ से करनी है ये पता होगा तो कर सकोगे। ठीक है, अब एक सवाल कह रहा है कि अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो ये शो करो कि a और b परपेंडिकुलर हैं। शो दैट a इज परपेंडिकुलर टू b। भाई जब a और b परपेंडिकुलर हैं तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है 0 है, यही हमने शो करना है। जब भी मॉडुलस की बात आए सारा उठा के स्क्वायर पे डाल दो। अब इसको ऐसे अलग अलग करने की बजाय सीधा कर लो mod a स्क्वायर mod b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। इसको भी खोल लो, बिल्कुल अलजेब्रा है। mod a स्क्वायर mod b स्क्वायर 2a डॉट b। mod a स्क्वायर से mod a स्क्वायर कट गया, इसको इधर ले आओ तो ये हो गया 2a डॉट b प्लस 2a डॉट b इज इक्वल टू 0, 4a डॉट b इज इक्वल टू 0। 4 को उठा के उधर ले जाओ तो a डॉट b 0। अब मैंने एक बात बताई थी कि a डॉट b 0 हो तो 3 रिजल्ट आते हैं, या a 0 हो या b 0 हो। तो ऐसा इसने कहा नहीं है कि a और b कहीं हमारे 0 हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या लेकर चलेंगे, वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। ये 2 नंबर के हमारे क्वेश्चन हैं। इनमें ना एक और आ रहा है कोलिनियरिटी का, वो मैं यहीं बता देती हूँ। 2 क्वेश्चन और है छोटे छोटे शॉर्ट में जो 2 नंबर में हैं। प्रूव दैट a डॉट बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू mod a स्क्वायर mod b स्क्वायर। सीधा a डॉट b को उठाओ, a डॉट b होता है भैया mod a mod b cos थीटा। अगले स्टेप में कर दो इसका स्क्वायर, तो ये बन गया, बहुत आसान सा है, cos स्क्वायर थीटा। और एक बात हमें पता होनी चाहिए कि cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 या 1 से लेस होता है। तो जब ये 1 या 1 से लेस है तो ये पूरी प्रोडक्ट जो है, देखो एक सिंपल सी बात है, cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, तो इधर भी mod a स्क्वायर mod b स्क्वायर से गुणा कर दूं और इधर भी mod a स्क्वायर mod b स्क्वायर से गुणा कर दूं, तो ये प्रोडक्ट इससे लेस हो गई। ये यहाँ आ जाएगा लेस देन इक्वल टू mod a स्क्वायर mod b स्क्वायर। ये बिल्कुल छोटा सा रिजल्ट था इनइक्वालिटी का जो हमने प्रूव करना था। इसका केवल हिंट दूंगी, एक्सरसाइज का मेरे ख्याल से सेकंड का लास्ट कुछ क्वेश्चन भी है। ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं एंड यू हैव टू प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो a b और c, वेक्टर ए बी बना लेना। एक या तो ए बी बी सी बनाना या ए बी ए सी बनाना। ठीक है, या तो ए बी बी सी बनाना या ए बी ए सी। तो हमारा जो वेक्टर ए बी है भाई वो आ रहा है -2i प्लस 3j माइनस 3k, और वेक्टर ए सी आ रहा है -4i प्लस 6j माइनस 6k। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि ए बी का दुगुना हो गया। ये इसको भूल जाओ 2 मिनट। ए सी वेक्टर ए बी का दुगुना हो गया, तो ये रिजल्ट आ रहा है कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो तो या तो वे पैरेलल होते हैं या कोलिनियर होते हैं। क्योंकि ए पॉइंट यहाँ भी है और यहाँ भी है तो ये पैरेलल तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब कोलिनियर है, और पॉइंट्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर आ जाएंगे। तो कोई भी मेरे ख्याल से छोटी से छोटी बात रही नहीं है। एक आधी जैसे कोलिनियरिटी की रह गई थी तो इस क्वेश्चन में आ गई है, यहाँ बता दी है। अब हम 4 मार्क्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो देखेंगे। अब ना लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, ये 2019 में आया और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम तुम्हें बताना भी भूल गई।
एक क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है भाषा बदल के कि फाइंड ए वेक्टर, ध्यान देना, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। एक ऐसा वेक्टर निकालो जो ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी। तो अलग से मान के डॉट वगैरह नहीं लेना, जो वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है ना वो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट होती है। तो तुम्हें जब भी इस तरह की कोई लैंग्वेज मिले तो तुमने जो वेक्टर दिए हैं उनकी क्या निकाल देनी है, क्रॉस। सेम यहाँ है लेकिन थोड़ा सा बढ़ा दिया। कैसे? फाइंड ए यूनिट वेक्टर, यानी कि यूनिट निकालना है, ये तो होगी दूसरी बात। परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर, जो कि परपेंडिकुलर है हर वेक्टर को। कौन सा वेक्टर? ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। बात समझ में आ रही है? एक वेक्टर निकालो, एक वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों की तो क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर बनाना है और उसको फिर बदल देना है यूनिट वेक्टर में। सॉल्यूशन मेन बताऊंगी। ए प्लस बी बताओ क्या बनेगा? 2i, ए माइनस बी बताओ क्या बनेगा? जल्दी बताओ। 0 माइनस जे माइनस 2k। इसको वेक्टर सी मान लो और इसको वेक्टर डी। हो गया ये यहाँ पे। इसको ना नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, इसको डी नाम दे दो। अब इनकी क्या निकालनी है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने मान लिया कि, मान के पहले लिखना पड़ेगा कि नहीं, पहले तो लिखोगे वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड डी इज, परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड डी इज। तो वो क्या आ जाएगा? सी क्रॉस डी आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना और उसको फिर किस में बदल देना। सॉल्यूशन कराने की ज़रूरत है नहीं है ना? ठीक है, लंबा नहीं करना है। वैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि भैया ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। मैंने इनको नाम दे दिया, क्रॉस प्रोडक्ट करना और यूनिट में फिर बाद में बदल देना। तो बिल्कुल आसान सा है। अब देखो भाई, अगला है ए वेक्टर दे रखा है, बी दे रखा है और फाइंड अ वेक्टर सी। नाम नहीं दे रखा था, सी मैंने दे दिया क्योंकि इसने यहाँ सी मेंशन कर रखा था कि ए क्रॉस सी तो वेक्टर बी के बराबर है और ए डॉट सी 3 के बराबर है। इस तरह का सवाल आ जाए तो वेक्टर को मान लो। माना जो लेट वेक्टर सी है C1i C2j C3k। ठीक है, और जो कंडीशन दी गई है उसको यूज करो। अब a क्रॉस सी बी के बराबर है तो इधर तो a क्रॉस सी कर लो, i j k। a के कंपोनेंट लिख दो 1 1 1, c के कंपोनेंट लिख दो और इधर b लिख दो। b का मतलब हो गया j माइनस के। कंपेयर कर लेना, एक कंडीशन यहाँ से मिल जाएगी। सीधा करूँ C3 माइनस C2i, C3 माइनस C2i। जे में देखो माइनस का निशान लगाओगे तो ऐसे चलते हो, प्लस का लगाओगे तो ऐसे चले जाना। ठीक है ना? गलत तो नहीं कर रही मैं भाई? माइनस जे, अगर माइनस लगाते हो तो, अगर माइनस लगाते हो तो ऐसे लेओगे। मैं प्लस लगा रही हूँ तो ऐसे ले लेती हूँ C1 माइनस C3j और ये हो गया C2 माइनस C1k। ये एक वेक्टर बन गया जो कि j माइनस k के इक्वल है बाय इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स। i वाला कंपोनेंट i के इक्वल आएगा, यानी कि C3 माइनस C2 0 है तो C2 और C3 की वैल्यू सेम है। j वाला कंपोनेंट j के इक्वल तो C1 माइनस C3 1 है और k वाला कंपोनेंट k के इक्वल तो C2 माइनस C1 माइनस 1 है। माइनस हटा दो तो C1 माइनस C2 1 है। ये 3 बातें आ गई। अब अगला रिजल्ट उठा लो। a डॉट सी 3 है। अब मैं डायरेक्ट करूँगी, a डॉट सी करूँगी तो इन डॉट देख लेना भाई, यहाँ 1 है और यहाँ C1 है। ये बन जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 3। डॉट प्रोडक्ट 3 है। अब देखो C2 और C3 बराबर हैं, C2 और C3 बराबर है तो मैं यहाँ C2 रख दूँ तो ये बन गया C1 प्लस 2C2। ठीक है,
भाई बीजगणित है, सिंपल बीजगणित है, बस दिमाग थोड़ा सा यूँ लगाना पड़ेगा कि कहाँ कैसे एडजस्टमेंट करें। भाई ये दोनों बराबर थे तो यहाँ C2 लगाया, C2 + C2 2C2 कितना बन गया 3। C1 और C2 में ये इक्वेशन आ गई और C1 और C2 में ये इक्वेशन है। यहाँ सॉल्व करूँगी, ध्यान देना। एक इक्वेशन ये बन गई C1 + 2C2 = 3 और एक इक्वेशन ये बन रही है C2 - C1 = -1। ठीक है, इसको मैं आगे ले आऊं, माइनस का C1 और जमा का C2 ऐड कर दो, ये बन गया 3C2 = 2। C2 की वैल्यू 2/3 आ गई, C2 2/3 है तो C3 भी कितना हो जाएगा 2/3 और C2 की वैल्यू यहाँ रख दो तो C1 की वैल्यू आ जाएगी। तो C1 हो जाएगा, चाहे यहाँ से ले लो, कहीं से भी ले लो, C1 हो जाएगा 3 - 2C2 यानी कि 3 - 2 × 2/3, 4/3, 9 में से 4 गए, 5/3। ये C2, ये C3, ये C1, वेक्टर C बन जाएगा हमारा 5/3i + 2/3j + 2/3k। थोड़ा अलग था इसलिए मैंने बताया, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर भी लेना आप। 1/3 बाहर निकाल देना। अगले पे आ जाओ, फाइंड अ वेक्टर, ध्यान देना, ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, कई बार तुम क्या करते हो अपने आप यूँ सोच लेते हो कि मैग्नीट्यूड 7 है नहीं। उसने कहा एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 7 होगा, विच इज परपेंडिकुलर, विच माने यही वेक्टर परपेंडिकुलर है, ध्यान दो, टू ईच ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। बिल्कुल जो भी लॉन्ग में पहला कराया है ना, है उसी का भाई। ये 2 वेक्टर दे रखे हैं, जल्दी से देखेंगे, वेक्टर A और वेक्टर B। एक नया वेक्टर निकालना है C जो A के भी परपेंडिकुलर है B के भी। और ये बात मैंने तुम्हें बता दी कि जब 2 वेक्टर को सेम वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनकी क्या निकाल देनी है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका मैं दूंगी बस आइडिया, क्रॉस प्रोडक्ट आ गई तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर C आया वो ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेकिन हमने तो ऐसा वेक्टर निकालना है जो दोनों के परपेंडिकुलर होने के साथ साथ 7 मैग्नीट्यूड का हो। 2 चीज़ें मिक्स कर रखी हैं, तो इसको पहले यूनिट वेक्टर में बदलोगे, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, इसको फिर 7 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो जो नया वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड 7 होगा और वो वेक्टर इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। 2-3 क्वेश्चंस आर मिक्स्ड इन दिस क्वेश्चन कि सबसे पहले तो आपको 2 के परपेंडिकुलर तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, फिर आपको उसने यूनिट वेक्टर में भी बदलना है आपने उसको, और फिर उस यूनिट वेक्टर को फिर अभी 8 मैग्नीट्यूड का भी आया था एक क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना है कि अगर किसी खास मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन निकालना है तो उसको पहले यूनिट में बदलना है और फिर यूनिट को उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। ये है थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, स्टेटमेंट थोड़ी उलझी हुई है, मिसलीनियस से है ये। ठीक है, मिसलीनियस से है, 2017 का क्वेश्चन है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट विद अ यूनिट वेक्टर, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, एक यूनिट वेक्टर से। वो यूनिट वेक्टर कहाँ है, अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस। इसको A नाम दे दूं, थोड़ा भाई शॉर्ट में कराऊंगी, तुम पेपर में ढंग से करके आना। इसको B नाम दे दूं और इसको C नाम दे दूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। तो इन दोनों को जोड़ के जो वेक्टर आया उसका यूनिट वेक्टर बनाया और उस यूनिट वेक्टर को इससे डॉट प्रोडक्ट करा तो मेरा उत्तर 1 आया। लैम्डा निकालो, कहानी समझ आ गई। C की डॉट प्रोडक्ट A + B बाय A + B के मॉडुलस से 1 आ रही है ना। ये A है, ये B है,
इन दोनों को जोड़ा तो a प्लस बी बना, उसका यूनिट बनाने के लिए मॉडुलस से डिवाइड करा, इसकी c से प्रोडक्ट करी तो 1 आया, लैम्डा निकालो। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर स्टेटमेंट समझ आ जाए तो सीधा इस पे आ जाऊं मैं। इसको मैं d नाम दे दूं, क्योंकि मैंने इसको c नाम दे दिया, इसको मैं d नाम दे दूं तो यूनिट वेक्टर d कैसे बनेगा, मैं शॉर्ट में फिर कह रही हूँ। अभी यहाँ दिक्कत आएगी हमें थोड़ी सी, पहले a जमा b बना लो। a प्लस बी का मतलब है 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 4 2 6 j, और ये प्लस ये करोगे -2k। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये तंग करेगा। हाँ, 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 का अंडर रूट खोल लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 36 और 4 40, ये बन गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 42 का अंडर रूट। ये a प्लस बी वेक्टर आ गया, ये उस a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, और ये उसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, हैं? हाँ, ये पूरा 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j, मतलब कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा शांति से आराम से करना है, करते चले जाना है, अपने आप सॉल्यूशन आता चला जाएगा। सबसे पहले सम ऑफ द वेक्टर्स किया, मैग्नीट्यूड निकाला, उसका बना दिया यूनिट वेक्टर। अब इसकी और c की डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर है। 4 नंबर में वैसे उम्मीद तो कम होती है, लेकिन देखो एग्जामिनर के मूड का मैं कुछ नहीं कह सकती, कहीं पर तुम कह दो मैडम ने कही तो 4 नंबर में दे भी सकता है, क्योंकि जब वो 2 नंबर में इतना लंबा क्वेश्चन दे सकता है तो कुछ भी हो सकता है। i प्लस जे प्लस के, और डॉट में ये सारा वेक्टर भैया लिखना पड़ेगा एक बार तो। 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j -2k डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वेयर का अंडर रूट बराबर है 1। हम एक छोटा सा काम यहाँ कर सकते हैं कि इसको उठा के उधर ले जाएं। कांस्टेंट है लैम्डा है ना, संख्या है, नंबर है, और इन दोनों की कर दो साथ साथ डॉट प्रोडक्ट। करूं? 2 प्लस लैम्डा की 1 से करोगे 2 प्लस लैम्डा, 1 की 6 से करोगे 6, ऊपर कर रही हूँ, 1 की -2 से करोगे -2, और ये उधर चला जाएगा, लैम्डा स्क्वेयर प्लस 4 लैम्डा प्लस 42। 2 से 2 कट गया, लैम्डा प्लस 6 आया उसके बराबर। अब एक स्टेप मैंने बीच में काट दिया है, इसका कर दो स्क्वेयर दोनों तरफ। समझ गए ना, मिक्स कर दिया मैंने। सॉरी, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और स्क्वेयर से अंडर रूट कट जाएगा, लैम्डा स्क्वेयर से लैम्डा स्क्वेयर कट जाएगा, लैम्डा लैम्डा इकट्ठा करो, 12 में से 4 गए 8 लैम्डा, 42 में से 36 गए 6। ठीक कर रही हूँ, 2 3 जा और 2 4 जा, लैम्डा की वैल्यू 3 गलत आ रही है। हाँ देखो भाई, a स्क्वेयर था ना, 2 का स्क्वेयर 4 हो गया, ये 4 हो गया, आगे पकड़ में गलती है ना, ऐसे कई बार गलती हो जाती है तो उनका तुमने ध्यान रखना है। ये 8 आ गया, 8 से 8 कटेगा, लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, देखो भाई एक अलग सा है, अलग तो क्या है, बिल्कुल आसान सा है। फाइंड द साइन ऑफ एंगल, एंगल थीटा है बिटवीन वेक्टर्स a एंड b। क्या कहानी है, 2 वेक्टर दे रखे a और b और उनके बीच साइन थीटा निकालना है। 2 तरीके हैं, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से कोस थीटा निकालो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट करके साइन थीटा निकाल दो, अगर क्रॉस वाला याद नहीं है तो। नहीं तो लेक्चर के शुरू में बता दिया था साइन थीटा क्या होता है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बाय मोड a मोड b। करूं या छोड़ दूं, बोलो जल्दी बताओ। अरे a क्रॉस b निकाला, i j k 3 3 0 4 -4 2। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको जल्दी करते हैं, क्या आएगा ये आ रहा है 6i - 6j -24k, 6i - 6j
और भैया माइनस का 24K, साथ के साथ इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दो। 36 प्लस 36 प्लस 576 होता है जहाँ तक मुझे याद है। 648 बिल्कुल सही आ रहा है, इसका आ गया अंडर रूट। अब निकाल दो ए का मैग्नीट्यूड। 9 प्लस 9 18 यानी कि 3√2, और बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो। 16 जमा 16 32 और 4 36 यानी 6। इसमें पुट कर दो तो जो साइन थीटा आएगा 648 का अंडर रूट बाय 3√2 इंटू 6। अब एक बात का ध्यान देना, ये दोनों अंडर रूट में हैं तो एक दूसरे को काट देंगे, तो यहाँ से अंडर रूट हट के ऊपर जाएगा। 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, और नीचे आ जाएगा 18। मेरे ख्याल से 324 भी 18 का ही होता है, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ बिल्कुल सही है, 324 का अंडर रूट 18 होता है। दोनों कट के कितना आ गया 1। साइन थीटा 1 आ रहा है तो थीटा कितना हो गया, साइन थीटा की वैल्यू 1 कितने पे होती है 90 पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अगले पे आ जाओ। एक क्वेश्चन है वो प्री बोर्ड में आपका आ चुका है और प्री बोर्ड में मैंने सोल्व करा दिया है। अब यहाँ आ जाओ, ये दो और बताऊंगी। ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का 4 है, ए डॉट बी 9 है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो। एक बार फिर याद दिला रही हूँ, ए क्रॉस बी क्या बताया था, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, और जब इसका मॉडुलस करते थे तो ये हट जाता था। तो मोड ए तो दे रखा है 3, मोड बी दे रखा है 4, बच गया साइन थीटा। साइन थीटा कैसे निकालें, थीटा अगर एंगल है इन दो वेक्टर्स के बीच में तो कोस थीटा याद करो क्या होता था, ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी हो गया 9, मोड ए हो गया 3, मोड बी हो गया 4, 3 3 9 3/4। यही तरीका मैं यहाँ बता रही थी, आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों पैरेलल आ गए, कोस थीटा आ गया। साइन थीटा भैया बिल्कुल मुश्किल नहीं है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ठीक है ना, 16 में से 9 गए, यही आता होगा। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो। ए क्रॉस बी का जो मोड आएगा, यहाँ ए का मैग्नीट्यूड यहाँ से रखो 3, बी का यहाँ से रखो 4, और √7/4, 4 से 4 कट गया, 3√7 हमारा आंसर आ जाएगा। और इसका वही हिंट दूंगी सिर्फ, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। समझने की कोशिश करना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आ लिया ना बीच में एक, देखो जरा, एक ट्राइंगल है और उसके तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं 1 1 2। डायग्राम बना दिया करो, थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता है ना, आधा नंबर देने पे एग्जामिनर भी मजबूर हो जाएगा। मैंने एक रिजल्ट बताया था, अगर किसी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स, दो एक ही पॉइंट से दो वेक्टर निकल रहे हैं और वो अगर हमें पता है तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस लेओगे तो क्या आ जाएगा, ट्राइंगल का ना उसका हाफ। तो पहला काम आपने, मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ, सवाल नहीं करवाऊंगी भाई, पहले बता रही हूँ। पहला काम करना है आपने वेक्टर ए बी निकालना है, ये घटाइए ये घटाइए ये घट, फिर आपने वेक्टर ए सी निकालना है। ठीक है, हमें ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स के साथ वेक्टर्स पता लग गए, तो ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड का आधा करोगे तो आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा। अगर डायरेक्ट पूछेगा तो वो 2 नंबर में पूछेगा कि भाई एक ट्रायंगल की दो साइड्स वेक्टर ए और बी से रिप्रेजेंट हो रही है, इसका एरिया निकालो। तो सिंपल है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का आधा, ये बड़े में नहीं आएगा, ये आएगा 4 नंबर में। पहले ए बी ए सी। ऐसा ही अगर पैरेललोग्राम का दे रखा है तो उसमें भी दो वेक्टर निकालो, हाफ मत करना, वो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। एक ये लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल के ही हैं तो स्टेटमेंट बदल जाएगी तो वो तुम कर लोगे।
एक दो थोड़े ज़्यादा लंबे हैं जिनको हम अवॉइड करेंगे क्योंकि वो हमारे 4 मार्क्स में नहीं आने, बाकी मेन में सारी बातें मैंने बता दी हैं। ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। 3 पॉइंट हैं जो कि ट्रायंगल के 3 वर्टिसेज हैं और उनके 3 पोजीशन वेक्टर हैं। प्रूव दैट वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। वेक्टर एरिया का मतलब हम उसका मॉडुलस नहीं ले रहे, वेक्टर की फॉर्म में दिखाना है कि वो ऐसे निकलेगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो एक ही फंडा है कि मान लो ये ले लिया ए बी और ए सी ले लिया, अभी कराया है। पहले मैंने वेक्टर ए बी लिया तो वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सिंपल। और ए से ही दूसरा लेना है, ए सी एडजेसेंट साइड्स, बार बार मैं जोर दे रही हूँ एडजेसेंट साइड्स, तो ये सी माइनस ए। और अभी मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट के मॉडुलस का हाफ, लेकिन मॉडुलस नहीं करेंगे हमने, तो अब वेक्टर एरिया लेना है। तो ये जो वेक्टर एरिया है वो बनेगा 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। अब तुमने एक बात पे ध्यान देना है कि ये जो है ये कंपोनेंट फॉर्म में नहीं है, समझ रही है मेरी बात को भाई। ए बी का मतलब है बी माइनस ए सी का मतलब है सी माइनस। कर दो क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल तरीके से, बी क्रॉस सी बारी बारी से, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए, सिंपल अलजेब्रा है, माइनस ए क्रॉस सी और माइनस माइनस। मतलब क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ए क्रॉस ए क्या होता है, 0 होता है। सेम वेक्टर की सेम से प्रोडक्ट लोगे तो ये तो 0 बन जाएगी। देखो फिर सुन लो बात को, ए क्रॉस ए 0 होता है और ए क्रॉस बी क्रॉस ए का नेगेटिव होता है। दोनों रिजल्ट यहाँ लगा दो, ये तो 0 है, इसको पॉजिटिव बनाओगे तो ए आगे बी पीछे, इसको पॉजिटिव बनाओगे तो सी आगे ए पीछे। हमारा क्वेश्चन हो गया, ये बन गया बी क्रॉस सी, इसको प्लस करोगे तो ए आगे आ जाएगा, बी पीछे चला जाएगा, इसको प्लस करोगे तो सी आगे और ए पीछे। इन दोनों को मिला लो, बस सिर्फ इतना रह गया कि इसने ए क्रॉस बी आगे ले रखा है तो तुम इसको यहाँ ले आना, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का हाफ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं अगर हमारी मार्किंग स्कीम यही रहती है तो 4 नंबर के लिए ये बहुत सफिशिएंट हैं। 1-1 नंबर के ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के सारे चैनल पे मैंने करवा रखे हैं। NCERT का 1-1 नंबर का कोई क्वेश्चन इंक्लूडिंग मिसलिनियस आपने नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 10 का यहाँ कंप्लीट रिवीजन हो जाता है और यहीं कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो भाई, शेयर कर दो और लाइक कर दिया करो। थैंक यू।